हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अध्ययन करेंगे कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। यानी जो कृषि से इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान है, रोजगार में क्या योगदान है, उत्पादन में क्या योगदान है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थी। एक जनगणना के अनुसार 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी 2010 और 11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थी। इसके पहले भी आपको बता दिए थे कि भारत में जितनी जनसंख्या 60% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, 30% उद्योग धंधों फैक्ट्रियों में और 10% सरकारी सेवा में, सार्वजनिक सेवा में कार्य करती है। तो इसमें यही बता रहा है कि यहाँ कितने लोग हैं, उनका अर्थव्यवस्था जो है कृषि पे ही टिका हुआ, उसी से इनका जीविकोपार्जन होता है। इसके बाद आता है आपका कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ है। अब इसमें कह रहा कृषि के सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता। अगर सबका सकल घरेलू उत्पाद घट रहा है तो बहुत चिंता का विषय है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कृषि में उत्पादन अच्छा नहीं हो रहा है, या जो उत्पादन हो रहा है उसका सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं और पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान विकास को वरीयता दी गई है। सरकार ने इसके लिए व्यवस्था किया है, तमाम रिसर्च सेंटर खोले हैं सीड के लिए। कह रहा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, पशु चिकित्सा की व्यवस्था, पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी, मौसम विज्ञान, यह तमाम चीज़ों की व्यवस्था की गई जिससे कृषि व्यवस्था में सुधार हो। ज्ञात करें कि भारतीय किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता है। अब आपको बताना, जो भारतीय किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाह रहा है। इसलिए नहीं बनाना चाह रहा है कि भारत में अगर आर्थिक स्थिति सबसे खराब है तो भारतीय किसान की, क्योंकि पूंजी लगा के जो उत्पादन करते हैं उसका मूल्य कम मिलता है, या कभी कभी बाढ़ सूखा का भी उन्हें झेलना पड़ता है, जिससे उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। तालिका 4.1 से स्पष्ट होता है कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है, पर इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। बता रहा है इसमें जो समय सारणी दी गई है चार्ट के माध्यम से, उसमें आप देखेंगे कृषि उद्योग सेवाएं 2013-14, 14-15, 15-16, इसमें देख रहे हैं कितना उत्पादन हो रहा है कृषि में, उद्योग में और सेवाओं में। तो अगर आप देख रहे हैं सबसे अधिक इसमें सेवाओं में, नौकरी में उत्पादन हो रहा है और सकल घरेलू उत्पाद में कम हो रहा है। कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है। रासायनिक उर्वरकों में सहायकी कम करने से उत्पादन लागत बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात पर घटाने से देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। अब इसमें देख लीजिए क्या हो रहा है। जो इसमें हमें जो कृषक हैं उसमें उनकी आमदनी कम हो रही है, आय कम हो रहा है, इसलिए उस पर पूंजी लगाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। उस पर पूंजी लगाना चाहते हैं जहां उनको अधिक लाभ मिलता है। जब हम व्यापारिक दृष्टि से खेती करेंगे या वैज्ञानिक विधि से करेंगे तो उससे हमको अधिक लाभ होगा। किसान इस समस्याओं से जूझ रहे हैं। कृषि भूमि घट रही है, जो क्या हम रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के बारे में सोच सकते हैं। अब इसमें कृषि के किसान के लिए नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कृषि के लिए भूमि
कम हो रही है। रोजगार के वैकल्पिक अवसरों में बारे में सोच सकते हैं। अब इसके बारे में हमें सोचना है कि इसके अलावा हम क्या करें। वैश्वीकरण का कृषि प्रभाव। जो वैश्वीकरण हुआ है इसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व में विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गर्म मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाले मुख्य वस्तुओं में शामिल हैं। वैश्वीकरण मीन्स होता है पूरे विश्व में उसका प्रचार प्रसार हो, आयात और निर्यात हो। तो वही हुआ प्राचीन काल में। जो हमारा देश गुलाम था, जो अंग्रेज लोग आए थे, वो लोग यहाँ से गर्म मसाले ले जाते, क्योंकि गर्म मसालों की खेती भारत में की जाती है, यूरोप में नहीं की जाती है। और उसको दक्षिण भारत प्रोत्साहित भी करते थे कि आप लोग गर्म मसाले की खेती करें। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। अब देखिए, भारत से चाय का, कपास का उत्पादन किया जाता था और चाय भी यूरोप में जाता था, कपास भी जाता था, लेकिन फैक्ट्री हमारे यहाँ नहीं लगाया गया था, यूरोप महाद्वीप में लगाया गया था। वहाँ पर वस्त्र तैयार किया जाता, उस वस्त्र को बेचा जाता था। उत्तम किस्म कपास की उपलब्धता पर फली फूली। आपने 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि क्षेत्र में किसानों पर नील की खेती करने के लिए दबाव डाला गया। नील ब्रिटेन में सूती उद्योग के लिए कच्चा माल। अब देखिए, यहाँ नील जो होता है, सूती कपड़े जो सफ़ेद होते हैं उस पर लगाया जाता है, जिससे उसकी लाइट बढ़ जाती है और सुंदर लगने लगता है। तो यहाँ पर बिहार में चंपारण जो आंदोलन हुआ था, वहाँ पर किसान लोग नील की खेती से कतरा रहे थे, नील की खेती करना नहीं चाहते थे, इसलिए वहाँ पर आंदोलन हुआ था। एक किसान इसलिए भड़के क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने की से मना कर दिया गया था। वहाँ पर कहा गया था आप अनाज की खेती नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आपको नील की खेती करना है, तो इसलिए वो लोग भड़क गए थे। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों में स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि में अधिक सहायता दी जाती है। देखिए, 1990 के बाद भी वैश्वीकरण में किसानों को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि विदेशों में इनका सप्लाई नहीं हो पा रहा और अधिक अच्छा पैसा नहीं मिल पा रहा, क्यों अच्छा उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। आज भारतीय कृषि दो राह पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज यह कई विवादों से घिरी है। यह आरोप लगाया जाता है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग, जल भृतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। आज जीन क्रांति संकेत शब्द है जिनके जाननांकी इंजीनियरिंग सम्मिलित हैं। यहाँ पर कृषि को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति लाया गया, लेकिन उस पर भी तमाम आरोप लगाए गए कि रासायनिक खाद, कीटनाशक दवा का उपयोग किया गया, जिससे भूमि प्रदूषण हुआ या जीव जंतु जो हैं वो नष्ट हुए, इन पर बुरा प्रभाव पड़ा। अब इस पर भी रिसर्च किया जा रहा है। वास्तव में ऑर्गेनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में विभिन्न निर्मित रसायनों के बिना की जाती है, इसलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर जो हम जैविक खेती करते हैं उससे क्या होता है, इस जो ये होता है उस पर क्या नाम है आपका, जो पेड़ पौधे हैं उसका उत्पादन तो अच्छा ही होगा और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि बढ़ती जनसंख्या का घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्न खेती होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं।
इस प्रकार एक विकसित हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर में कृषि भूमि आती है। अर्थशास्त्री लोग बताते हैं कि भारत में जनसंख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिससे भूमि कम होती जा रही है। भारतीय किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी, इसके साथ पर्यावरण वनीकरण में कमी आएगी। फलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल, फसलों, फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। जब जनसंख्या यहाँ अधिक होती जा रही है, भूमि कम होती जा रही है, तो हमें कुछ ऐसी खेती करनी चाहिए जिससे हमको अधिक लाभ मिले, तभी किसानों की स्थिति अच्छी हो सकती है। धन्यवाद।